आज सुबह से हिजबुल्लाह करीब 55 हमले कर चुका है, 55 केवल ड्रोन हमले, और उससे ज्यादा जो रॉकेट हमले किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। बहुत ही बड़ी आज घटनाएं हुई हैं तीन चार, जिनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आज यानी 16 नवंबर 2024 मैं अमरावती में हूं, और वो भी एक अमरावती के भी कस्बे में अचलपुर, जहां पर मेरे मित्र अभिन्न मित्र श्री बच्चू कडू चुनाव लड़ रहे हैं प्रहार पार्टी से, और 4 बार के यहाँ मिले हैं, और थर्ड फ्रंट एक यहाँ पर बनाए। अभी मैं देखिए आपको अभी गानों की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, गाने भी आएंगे, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिएगा। लेकिन आप देखिए जो कुछ आज चीज़ें हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया है। उसके बाद एक और कहानी आपके लिए हम लाए हैं ईरान की। ईरान ने जो 1 अक्टूबर को जो इसराइल पर हमला किया था, उसके पहले जो अप्रैल में हमला किया था, आपको याद होगा, उसकी बड़ी हैरत अंगेज कहानियां सामने आई। जो यूएस पायलट्स लगे थे इसराइल को बचाने के लिए, वो खुल के बोले हैं, और उन्होंने कहा कि वो जो हमला था अप्रैल वाला, क्योंकि 1 अक्टूबर वाला तो हाईटेक हमला था जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल यूज हुए थे, जो 12 मिनट में करीब उन्होंने 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन जो अप्रैल में ईरान ने किया था, उसमें पुराने तरह के ड्रोन्स थे, और जिनको घंटों लगे थे, आपको याद होगा घंटों लगे थे जॉर्डन हवाई स्पेस के से उड़ते हुए इस तरह से, और कुछ इराक एयर स्पेस से भी उड़े थे, और उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए भी इजराइल फेल हो गया था। हम लोग सोच रहे थे इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, वो अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया था। अमेरिका के बकायदा F-35 प्लेन फाइटर पायलट्स, उन लोगों ने एयर टू एयर मिसाइल्स छोड़ी थी, उसकी पूरी कहानी सामने आई है। और वो बड़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि ईरान जो कहता है वो सच कहता है, कि वो अगर चाहे तो इजराइल को तो खत्म ही कर देगा, अमेरिका से भी वो लड़ जाएगा किसी भी समय। अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि हम लोग की नानी याद आ गई थी अप्रैल में, जबकि वो लो टेक्नोलॉजी अटैक था, उसमें कोई हाई एडवांस ड्रोन नहीं इस्तेमाल किए थे, इस तरह के किए थे जो घंटों जो मतलब जानबूझ के ईरान ने किए थे, कि जिनको घंटे करीब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी कुछ को लगा वहां पर ईरान से इजराइल पहुंचने में, और काफी टाइम था इंटरसेप्ट करने में। फिर भी नानी याद आ गई थी अमेरिका के इंटरसेप्ट करने की। तो आप ये बताइए, 1 अक्टूबर को जो हाईटेक हमला हुआ था, जिसमें 12 मिनट में 2000 किलोमीटर से ज्यादा ईरान ने मारा था, उसमें क्या हाल हुआ होगा इसराइल का, जो इसराइल छुपा रहा है। उसमें सैन्य अड्डे नष्ट हो गए, वो बात पूरी खुल के सामने आ रही है, वो बात कंफर्म हो रही है। अब देखिए, हम सबसे पहले हिजबुल्लाह का शुरू करते हैं, एक के बाद एक। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह ने सबसे पहले आज देखिए एक लेबनान के सदर्न लेबनान के आउटस्कर्ट्स पे तलौसे नाम की एक जगह है, वहां पर से इजरायली ट्रूप्स फिर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करी थी। 7वीं बार उनको रॉकेट सैल्वो से मारा, उनको घायल कर दिया। अच्छा, कल मैंने आज जो रात में वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से जो वहां पर पीटर द ग्रेट की श्राइन है, जिनको इस्लाम में भी सिमोन नाम से या सिमोन द शॉफ नाम से उनको जाना जाता है, तो उनकी जो श्राइन है, वहां तक इजरायली सैनिक पहुंचे थे लेबनान बॉर्डर पे, जो चमा शहर है, और वहां से वो मार भगाए गए। और अब जो खबर आ रही है कि उस श्राइन को उड़ाने के चक्कर में इजरायली, उस श्राइन को ही उड़ाने के चक्कर में, जो कि खास तौर पे शिया मजहब के लोगों का बहुत ही वो एक पवित्र जगह है, उसको उड़ाने के चक्कर में है, और वहां पर भी लड़ाई चल रही है। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने सबसे पहले जो साउथ लेबनान में से जो मतलब इजरायली बॉर्डर से साउथ लेबनान में घुसने वाले इजरायली सोल्जर्स को तलूसे में मारा। उसके बाद अल कुबा हाइट्स हैं, ये जो मरकबा है, मरकबा कहाँ पर है, ये लेबनान में, यहाँ से एकदम बॉर्डर पे, यहाँ से भी घुसने की कोशिश इजरायली सोल्जर्स कर रहे थे, हिजबुल्लाह ने मारा। उसके बाद देखिए एक हनीन जगह है, जो कि मारून अल रस, जो कि लेबनान में उसके पास है, वहां से भी घुसने की कोशिश कर रहे थे इजरायली सोल्जर्स, उनको भी रोका। 3 बार देखिए ये हो चुका है। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह ने फिर क्या किया कि जो इजरायली सेटलमेंट्स लेबनान बॉर्डर के पास हैं, जहां IDF कॉन्सेंट्रेशन है, वहां मारना शुरू किया। रमीम बैरक्स में जो रमीम इजराइल में है, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स मारे। उसके बाद नहारिया में भी एक उसका पूरा वीडियो आया है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक डैमेज हो गई, जब हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन मारा।
रॉकेट नहीं, ड्रोन मारा। उसके बाद देखिए इराकी रेजिस्टेंस ने कल, वो तो रोज मार रहा है ना, 5, परसों 5, कल 6, आज अभी सुबह से 4 हो चुके हैं, 4 अटैक्स हो चुके हैं। और इस बार जो है इलियात जो अल रशरश के नाम से जानी जाती थी जगह, जब वो अरबों के कब्जे में थी, तो अल रशरश इलियात, वहां पर उसने फिर से ड्रोन्स मारना शुरू कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले भी वहां पर इलियात में इराक ने मारा था, आज से 2-3 महीने पहले। अभी काफी अरसे बाद इराक ने इलियात को केंद्रित किया है। उसके बाद देखिए 20 रॉकेट, जो इजरायली मीडिया ने खुद कहा कि 20 रॉकेट, ये दिन की बात है, 20 रॉकेट लेबनान से हिजबुल्लाह ने लॉन्च किए वेस्टर्न गलीली की ओर। वेस्टर्न गलीली यही जो लेबनान से लगा हुआ एरिया है, इसका एक हिस्सा। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो श्रागा बेस गोलानी ब्रिगेड का, जो कि एकड़ में है, और अक्का भी जिसको कहते हैं, और जो करीब लेबनान बॉर्डर से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, वहां भी श्रागा बेस पे पहले भी मारा था, श्रागा बेस पे परसों मारा था, कल भी मारा था, आज भी मारा। उसके बाद देखिए फिर यारा बैरिक्स जो लेबनान बॉर्डर पे है, वहां पर हिजबुल्लाह ने मारा। और जो स्टेला नेवल बेस है, जो कि स्ट्रेटेजिक कोस्टल सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग फैसिलिटी है, जो 35 किलोमीटर हाइफा के नॉर्थ वेस्ट पर है, वहां पर मारा। अब ये जो स्टेला मारिस जो नेवल बेस है, इस पे हिजबुल्लाह का ये तीसरा या चौथा हमला है। और वहां पर जो नुकसान हुआ है वो अलग किस्म का नुकसान है, क्योंकि वहां पर इजराइल की कुछ सबमरीन्स भी हैं। वो नेवल बेस है वो ना, तो वहां पर सबमरीन भी हैं, वहां पर शिप्स भी हैं, वहां इस तरह की गन बोट्स भी हैं। तो ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है इजरायली नेवी का, उसको भी उसने टारगेट किया। देखिए एयरफोर्स को टारगेट किया, आर्मी को कर ही रहा है, और इधर नेवी को टारगेट किया। उसके बाद देखिए एरियल अटैक, एक स्क्वाड्रन ऑफ, मतलब कई ड्रोन्स से, जो शैतेद 13 नेवल कमांडो यूनिट है, ये वही यूनिट है शैतेद 13 जिसने इमाद अमहाज नाम के लेबनीज साइंटिस्ट को, या वो इंजीनियर है, उसको जो उठाया था, जो जिसके बारे में मैंने कल बताया था, कमांडो रेड की थी और उसको उठा लिया था इमाद अमहाज को। और उसके बारे में कुछ, मतलब क्यों उठाया, हिजबुल्लाह से उसका क्या कनेक्शन था, कोई बात नहीं आई। और मैंने कल की वीडियोस में बताया था, आपको पूरा एक्सपोज किया था, नंगा किया था, कि मोसाद और जो तमाम इस तरह की ये भी जो शैतेद 13 है, ये भी बड़ी टॉप सीक्रेट यूनिट मानी जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये देखिए इसने कमांडो रेड की, अभी तक क्यों की, क्या उससे मिला, हिजबुल्लाह ने कह दिया है हमारा उस शख्स से कोई कनेक्शन नहीं, उसको छोड़ दो, उसके बीबी बच्चे हैं, वो एक लेबनीज सिटीजन है, उसको छोड़ दो। लेकिन इजराइल उसको अभी पकड़े हुए। उस शैतेद 13 नेवल कमांडो यूनिट का जो हेडक्वार्टर है, जिसने वो कमांडो रेड की थी अभी, उसका अतलित बेस, अतलित कहाँ है, ये हाइफा के साउथ में है। और हाइफा बड़ा इंपॉर्टेंट, आप तो जानते ही हैं, कई बार हाइफा का नाम सुन चुके हैं। हाइफा के साउथ में अतलित जो बेस है शैतेद 13 नेवल कमांडो यूनिट का, वहां पर हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद देखिए एक और ड्रोन स्क्वाड्रन से, जो अवीविम सेटलमेंट है, उसको स्ट्राइक किया। उसके बाद देखिए जो हीरोन सेटलमेंट है, जो कि जहां पर एक और जो इजराइल फोर्सेस के बैरिक्स हैं, वहां पर स्ट्राइक किया। उसके बाद अवीविम और अल मनारा में स्ट्राइक किया। फिर मारून अल रस, जो कि लेबनान में है, उसमें ईस्ट में स्ट्राइक किया। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ जगह ये लेबनान में है जहां तक इजरायली थोड़ा आगे बढ़े हैं, और कुछ जगह ये इजराइल प्रॉपर में है, जो कि लेबनान बॉर्डर पे है, जहां सैनिक हैं, जहां 50,000 सैनिक है ना वहां, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, कभी अपने सेटलमेंट पर लौट आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी लड़ाई चल रही है। और ये हिजबुल्लाह के जो 55 हमले हुए, उसमें से कुछ हमने आपको उनके बारे में बताया। मरकबा में दोबारा इजरायली सोल्जर्स ने घुसने की कोशिश की, वहां भी ये रॉकेट सैल्वो से इसने मारा हिजबुल्लाह ने। अब देखिए इसमें जो खास बात है वो ये है कि हिजबुल्लाह जो यहाँ पर रॉकेट हमले कर रहा है, एक तो उसने सबसे बड़ी बात, एक वो वाला वीडियो भी आज रिलीज किया है कि जब उसने ग्राउंड फोर्सेस पे नस्र 1 मिसाइल छोड़ दी। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो 100 किलोमीटर और 100 किलोग्राम वेट कैरी करने वाली वॉरहेड
कैरी करने वाली नर्स 1 मिसाइल है, जो कि सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, वो उसने सैनिकों पे मार दी 100-150 के मीटर के रेंज में। तो उसका भी वीडियो आया है और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली सोल्जर्स कितनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं या घायल हुए हैं। उसके बाद उसने दूसरा इलिक्याम जो बेस है उस पे जो अटैक किया था, और इलिक्याम भी इसराइल के काफी अंदर है, कम से कम 500 से 600 किलोमीटर लेबनान बॉर्डर से। वहां पर जो अटैक किया उससे भी जो नुकसान हुआ है वो अद्भुत है। उसके बाद देखिए एक देखिए वेस्ट बैंक में एक बड़ी घटना हो गई आज। दरअसल क्या हुआ कि अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में, आप जानते हैं जेरूसलम में एक जगह है, एक छोटा सा शहर है, वहां पर एक इजरायली सेटलर घुस गया और आए बाएं शाएं बकने लगा और कहने लगा मस्जिद को गिरा देंगे। अब वहां पर फिलिस्तीनी जो लोग थे, जनता थी, इसमें ये रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं, जनता, उसने उसको समझाया, वो नहीं मान रहा था। फिर अल्टीमेटली जो पैलेस्टीनियन यूथ है उन्होंने उसकी कार जला दी, तोड़ फोड़ पूरी तरह से कर दी और उसको वहां से भागना पड़ा। फिर आईडीएफ से घंटों झड़पें चली और जो यूथ थे उन्होंने पत्थर चलाए पहले, फिर मोलोटोव कॉकटेल्स चलाए और लास्ट में गोलियां चला दी। इसका मतलब है कि जनता जो है वेस्ट बैंक की कहीं ना कहीं हथियारबंद हो रही है। जनता का हथियारबंद होना ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये इनके लिए जो इजरायली फोर्सेस हैं और जो अमेरिकन फोर्सेस हैं इनके लिए बहुत ही घातक है। और आपको बात बता दें, हम ईरान की जो स्टोरी है उस पर आएंगे। हम आपको और एक दो बातें बता दें बड़ी महत्वपूर्ण कि ये जो लेबनान में जो चल रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है कि एक तरफ लड़ाई चल रही है और एक तरफ अमेरिका की अपनी दादागिरी चल रही है। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, एक पीस प्रपोजल जो हमने दिया है जिसमें इजराइल को पूरी छूट है, वो जब चाहे लेबनान का एयर स्पेस वायलेट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो तुम मानो, वो लेबनान को मानना पड़ेगा। ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से। लेकिन लेबनान में भी देखिए जो हिजबुल्लाह के अलावा हिजबुल्लाह से जो जुड़े ग्रुप्स हैं, जो वहाँ के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं नबी बेरी, जो कि शिया हैं, हिजबुल्लाह से जुड़े हैं, और वहाँ तो हमने आपको बताया कि वहाँ पर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और पार्लियामेंट स्पीकर शिया, इस तरह से बैलेंस करके उसको वहाँ पर बनाया गया है। तो अभी क्या है कि प्रेसिडेंट है नहीं, काफ़ी दिनों से वो पद रिक्त है और अमेरिका उसमें कोशिश कर रहा है कि कोई उनके मनपसंद का आदमी बैठ जाए, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में वो चाहिए, और पार्लियामेंट 128 लोगों का है जिसमें कम से कम 60 से 62 हिजबुल्लाह ब्लॉक के लोग हैं। तो इसलिए जो भी अमेरिका ये चाह रहा है कि हिजबुल्लाह को माइनस करके लेबनान से हम सीधे रिश्ता बना लें। लीजा जॉनसन जो यूएस के एम्बेसडर हैं लेबनान के, उन्होंने बल्कि कहा भी कि लेबनान के लोग, लेबनान की जनता विद्रोह कर, ये हर जगह विद्रोह, मतलब खुद जो है विद्रोह, जो सही में विद्रोह हुआ है फिलिस्तीनियों को उसको तो दबा रहे हैं, लेकिन खुद हर जगह चाहते हैं विद्रोह। वो ईरान की जनता विद्रोह कर जाए अपने हुक्मरानों के खिलाफ, लेबनान की जनता विद्रोह कर जाए हिजबुल्लाह के खिलाफ। ये तो पागल, मतलब कुछ तो यार सेंस की बात करो ना, कुछ तो कहीं तो कोई सेंस होना चाहिए। इस तरह की हवाई बातें, और ट्रंप एक जो अपनी जोकराई कर रहा है उसमें वो, और उसमें नया उसमें इजाफा हो रहा है। उसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं निकल के, ऐसे ऐसे लोगों को वो अपना बना रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लेस कर रहा है। उसमें एक दो सीरियस अपॉइंटमेंट्स हैं, अदरवाइज सारे नॉन सीरियस अपॉइंटमेंट्स ये आपको बता चुके हैं। और अभी बाइडेन ने थोड़ा सा एक इसके लिए कि भाई हम बहुत बुरे दिख रहे हैं और ट्रंप बड़ा प्रो इजराइल दिख रहा है, और बाइडेन भी समझ रहा है कि ट्रंप ड्रामा कर रहा है। लेकिन बाइडेन ने एक जनता के परसेप्शन को बदलने के लिए उसने बयान दिया, बाइडेन ने, कि अगर ईरान ने ट्रंप को असैसिनेट करने की फिर से कोशिश की तो बड़ा बुरा होगा। अरे यार ये बताओ, तो ईरान ने पहले भी कोशिश नहीं की थी, ईरान ट्रंप को क्यों असैसिनेट करेगा? कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। ठीक है, कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई 2020 में, जो उसमें ट्रंप के ही कार्यकाल में हुई, और वो बहुत गंभीर एक तरीके की वो घटना है, और जिसका बदला ईरान ने लिया यूएस के बेसिस को स्ट्राइक करके। उस समय 2020 में यूएस के कई बेसिस को स्ट्राइक किया था और बड़ा नुकसान यूएस का हुआ था। अब उसके बाद अभी वो ट्रंप को क्यों असैसिनेट करेगा? वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया और कुछ इस तरह से कोई फतवा जारी नहीं हुआ है ट्रंप के खिलाफ। इसलिए ये एक फर्जी इशू, नॉन इशू, ताकि लेबनान के मामले में इजराइल को झुकाया जा सके। तुम इजराइल को लेबनान के मामले में ईरान को झुकाया जाए। अब तुम ईरान को झुकाओगे, तुम ईरान की जो स्थितियां हैं
वो तुम नहीं। और अभी देखिए, अभी आपको मैं पूरी पूरी वारदात बताता हूँ। ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका तुम्हें अंदाज नहीं है। तुमको कई बार तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं वो जानते हैं कि ईरान की क्या कैपेबिलिटीज़ है। वो ईरान से लोहा अभी नहीं लेना चाहते। अमेरिका अमेरिका तैयार नहीं है ईरान से सीधे लोहा लेने से। और ईरान ने जिस दिन अटैक कर दिया उस दिन फंस जाएगा ट्रंप। ट्रंप की जोकरई भी फंस जाएगी। बाइडेन की जो एक बर्बर गंभीरता है बाइडेन की, मैं ये खास शब्द यूज कर रहा हूं, बाइडेन की बर्बर गंभीरता और ट्रंप की बर्बर जोकरई, ये दोनों हिल जाएंगे। क्योंकि ईरान जब हमला करेगा तो उसने 2 हमलों में दिखा दिया वो क्या कर सकता है। तीसरा हमला तो ऐसा होगा कि जिसमें कोई तीसरी चीज इस्तेमाल होगी, और वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, कहां का नुकसान पहुंचाएगी, उसको आप इस रिपोर्ट से देख लीजिए। ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट वही जो अप्रैल में जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, और उस समय इजराइल ने दमिश्क में जो ईरान के लोग थे दमिश्क सीरिया में, उनको मारा था। तो उसके बदले में ईरान ने अटैक किया था। और जिस अटैक में आपको याद होगा बहुत दूर से और कई घंटों चल के ड्रोन पहुंचे थे। अब उस अटैक की असलियत क्या है? उसमें जो F-15 फाइटर पायलट्स थे, जो F-15 फाइटर पायलट्स जो यूएस के थे, उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से उस हमले को हमने उसका सामना किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 300 ड्रोन और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स एक साथ ईरान ने छोड़ी। लेकिन ये सब इनकी क्वालिटी उतनी नहीं थी, ये स्लो स्पीड की थी। और स्लो स्पीड की ये क्यों थी, ये आप देखिए। जो एक मेजर बेंजामिन आयरिश कॉफी जो F-15 फाइटर पायलट था, उसने कहा कि हम लोग जब वो रोक रहे थे मिसाइल्स को, जो 300 ड्रोन और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स इजराइल ने छोड़ी अप्रैल में, तो हमारा स्टॉक खत्म हो गया। हम इतने, हमारे पास देखिए, इनके पास जो है वो भी मैं आगे बताऊंगा इनके पास कितनी मिसाइल्स थी, उसका स्टॉक खत्म हो गया। अब देखिए, अब इन्होंने एक जो दूसरा एक उसी F-15 में जो एक दूसरा कैप्टन लेसी सोनिक हेस्टर, ये भी उसी प्लेन में था जिस प्लेन में मेजर बेंजामिन आयरिश कॉफी था। और इन दोनों ने कहा है कि हमारी मिसाइल कम पड़ गई थी, हम लोगों को गन यूज करनी पड़ी। गन हवा में जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जैसे ड्रोन्स आ रहे हैं, 300 ड्रोन आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की तरफ से थोड़ा स्लो स्पीड, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका के F-15 जहाज उड़े कि उसको इंटरसेप्ट करें, उनको हवा में ही मार दें एयर टू एयर मिसाइल से। लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने देखा कि ये इतनी स्लो स्पीड से आ रही हैं, और ये लोग सोच रहे थे कि, और इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं, ये लोग सोच रहे थे कम संख्या होगी, फास्ट आएंगे और हम इनको मार देंगे। उसके हिसाब से उस तैयारी से गए थे। लेकिन वहां ईरान ने स्लो कर दिया मामला। ईरान की यही खूबी है, जहां चाहता है स्लो कर देता है, जहां चाहता है फास्ट कर देता है। जैसे बॉलर्स होते हैं क्रिकेट के मैदान में, अगर तेज गेंदबाजी पिट रही है तो अच्छा तेज गेंदबाज स्लो बॉल डाल देगा, उसमें आउट हो जाएगा। और अगर स्लो बॉल पिट रही है तो उसमें वो एक तेज बॉल कर देगा अचानक। ये चंद्रशेखर जो स्पिनर था भारत का बड़ा फेमस 1970s में, उसकी ये खासियत थी, एकदम से तेज बॉल करता था जबकि वो स्पिनर था। अब देखिए, ये जो पूरी बात है कि जो F-15 स्ट्राइक ईगल जिस जहाज को ये लोग यूज कर रहे थे, उसमें जब इन लोगों की मिसाइलें खत्म हो गई तो इनको गन से मारना पड़ा। और गन से इन्होंने कहा कि हम गन से, मतलब लिटरली गन से, रिवॉल्वर से, कोई मशीन गन से, उन्होंने वो दूर से दिख रहा था, रात थी, दूर से ईरान का टारगेट दिख रहा था, मतलब वो ड्रोन जो 300 ड्रोन छोड़े थे और वो मिसाइल दिख रही थी, उन पे ये लोग गोली चलाने लगे। ये स्थिति हो गई थी। और उसमें मेजर कॉफी ने CNN को बताया, बकायदा CNN की रिपोर्ट है, उसने कहा कि भाई एक बार हम लोगों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने बंदूक चलाई क्योंकि हमारी मिसाइल खत्म हो गई थी इंटरसेप्ट करने वाली। लेकिन दोबारा हम नहीं कर सकते थे क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था कि वो लो एल्टीट्यूड पे आके और बंदूक चला के, बंदूक से तुम रोकोगे मिसाइल और ड्रोन। ये हालत अमेरिका की हो गई थी। अमेरिका के पास वो एयरक्राफ्ट नहीं है जो अगर ईरान ने बड़ी संख्या में 500, जबकि 300 छोड़ सकता है, 500 700 छोड़ दे, तब तो अमेरिका के कई जहाज इसमें ध्वस्त हो जाएंगे। उनके पास एयर टू एयर मिसाइल उतनी है ही नहीं एक जहाज में, उनके पास 20 होती हैं जो 12 मिनट में उनकी खत्म हो गई थी, 12 मिनट में। उसके बाद वो किसी तरह से हवा में बस बने हुए थे।
बस बने हुए थे और उन्होंने गोली वोली चला रहे थे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ने छोड़ दिया बीच में, हम लोग ने पूरा मिशन अबॉर्ट कर लिया, जबकि हमसे कहा गया था कि किसी भी हालत में इजराइल को डिफेंड करना है। हमने कोशिश की, लेकिन हमारा पूरा का पूरा मिशन अबॉर्ट हो गया। और इस चीज में हमको कहना पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि हमको कहना पड़ेगा, इसमें एक और F-15 पायलट हैं, कर्नल टिमोथी डीजल ने CNN को बताया कि हमने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। उसके बाद लो एल्टीट्यूड पे हमें हम वो करना था। तो उन्होंने कहा कि ईरान की ये खासियत है कि लो कॉस्ट और लो रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं है। वो जो पुरानी किस्म के ड्रोन मारे, लो कॉस्ट, कम खर्चे में, और उसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था अगर वो इंटरसेप्ट हो जाए, वो मारे। उसको भी ये बताने, वो कह रहा है कि हम ऑथराइज नहीं है बताने के लिए कि कितने वहाँ पर पार हो गए इसमें अप्रैल में और क्या नुकसान हुआ इजराइल को। लेकिन हमने 12 नहीं, उसने कहा कि वी रैन आउट ऑफ मिसाइल्स इन 20 मिनट्स, 12 नहीं 20 मिनट में हमारे जो हैं वो सारे के सारे मिसाइल्स खत्म होंगे, क्योंकि एक F-15 जहाज 8 मिसाइल्स केवल जो इंटरसेप्ट करने वाली एयर टू एयर 8 मिसाइल्स केवल कैरी कर सकता है। तो 8 मिसाइल्स F-15 कैरी कर सकता है। अब 8 मिसाइल, अब मान लीजिए 8 से 10 F-15 वहां पर अमेरिका ने उड़ाएगी जॉर्डन के एयर स्पेस पे, इराक के एयर स्पेस पे, कि जो ईरान से आ रहा है पूरे जो ड्रोन्स और मिसाइल्स का पूरा काफिला आ रहा है, उसको वो रोके। उन्होंने कहा कि हमारा खत्म हो गया, हम उसको नहीं कर पाए। और जो एक आखिरी पायलट है F-15 का, जो एक दूसरा पायलट था, इसका नाम है कर्नल क्यूट्रस वुडू कल्वर, कर्नल क्यूट्रस वुडू कल्वर। इसने कहा कि अगर ऐसा हमला इसी लेवल का, मतलब कम टेक्नोलॉजी वाला, अगर ऐसा हमला ईरान ने एक बार और कर दिया, तो अगर हमारे पास जो 15 से 20 F-15 वहाँ हैं इजराइल की मदद के लिए, इजराइल को बचाने के लिए, एक नपुंसक एक इजराइल को बचाने के लिए, तो हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमें 8 मिसाइल हम कैरी कर सकते हैं एक F-15 में। F-15 से ज़्यादा F-35 वो ज़्यादा कैरी कर सकता है, लेकिन वो अभी अमेरिका ने भेजे नहीं है और ट्रंप उसको भेजेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप, मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ उसका क्या अप्रोच, और F-35 भेज भी दे। तो ईरान जो ये स्लो और फास्ट का जो गेम करती है, इससे तुम कैसे बचोगे? जैसे हिजबुल्ला गेम कर रही है, कभी मशीन गन से मार रही है, जहाँ मशीन गन से मार रहा है वहाँ मिसाइल मार देती है, जहाँ मिसाइल मारना है वहाँ ड्रोन मार देती है, जहाँ ड्रोन मारना है वहाँ गन से मार देती है। ये जो पूरे एक टैक्टिक्स का चेंज है, हमास भी वही कर रहा है। जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में करना है तो सेकंड फ्लोर में लगा दिया, मतलब एक्सप्लोजिव्स, जहाँ सेकंड फ्लोर में लगाने वहाँ थर्ड फ्लोर में लगा दिया। और अभी जो पूरी बात आई है कि आमने सामने, कभी वो आमने सामने आ गए, कभी वो सीधे सीधे उन पे वो आगे। देखिए रिंग बज रही है, मैं एक होटल में हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, जस्ट इग्नोर दिस। तो अभी देखिए ये जो पूरी बात है कि हिजबुल्ला ने जो 2 अपने मिसाइल जो हिजबुल्ला ने छोड़े, और उसने जो 2 बेसिस पे अटैक किया, इलियाकिम, मारून अल रस, और वहाँ पर नस्र 1 मिसाइल से स्ट्राइक किया। और मैं आवाज़ तेज कर रहा हूँ इस घंटे को ये करने के लिए। वैसे मेरा ये वाला प्रसारण ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू आज हिजबुल्ला की लड़ाइयों को दिया। मैं कोशिश करूँगा एक दूसरा वीडियो मैं आज जारी करूँ, मैं वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूँगा, और उसको हम आपके बीच लाएंगे 9 साढ़े 9 बजे, या हो उससे देर नहीं करूँगा, 9 साढ़े 9 बजे तक अगर हो सका तो करूँगा। आखिरी में आपसे फिर से अपील, पूरा वीडियो देखिए, इस पर कमेंट करना मत भूलिए। और दूसरी बात, ये जो अभी भी देखिए अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू जो नया चैनल है, बोलता है हिंदुस्तान ने इस पर प्रोग्राम किया है कि हमारे 2 चैनल कैसे बंद हो गए। आप लोगों का फिर जिम्मेदारी है कि इस लिंक को आप फैलाइए जब तक ये चलता है। नहीं तो मेरी वेबसाइट है amresh.co, और उस पर आप जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर ये बंद हो गया तो सीधे आप वहाँ जाइएगा amresh.co। मैं रोज़ अपने डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल रहा हूँ, और अपना टेलीग्राम चैनल भी डाल रहा हूँ, वो आज भी डालूंगा। आप दोनों को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।